नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी भाइयों और बहनों को। सीधे लेके चलता हूं बिना कुछ समय नष्ट किए। विनय दुबे भाई हमारे, मेरे अजीज मित्र, मेरे सहयोगी, हमारे फेलो एक्टिविस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है डॉक्टर कफील खान के केस को लेकर के, और जो भी कंट्रोवर्सी और पैसे की लेन देन वगैरह को लेकर के कुछ मर्मर्स चल रहे थे, कुछ बातचीत चल रही थी सोशल मीडिया पे, उन सबको एट रेस्ट रखते विनय भाई ने एक पूरा खुलासा किया है। 100 बात की एक बात, बस इतना कहना चाहूंगा, अनुपम त्रिपाठी विनय दुबे के साथ है। हमें भी कुछ रूमर्स आए, कुछ लोग कह रहे थे विनय भाई ने 50 लाख रुपए कमा लिए क्राउड फंडिंग में, 2.5 करोड़ का फिगर भी आया, कमा लिए क्राउड फंडिंग में। विनय भाई ने आज पूरा इस वीडियो के माध्यम से, इस खुलासे के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। देखिए, हर मुहिम, हर काम में खर्चा होता है। जो पैसा खर्चा लग रहा है सीधे सीधे मांगिए और लीजिए। आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट केस में खर्चा, जाना आना जो भी लग रहा है, आपको 50-50 हजार हर बार चाहिए, लीजिए। एक बार नहीं, 7 बार लीजिए, मांगिए, मिलेगा। क्राउड फंडिंग से इकट्ठा हो रहा है, 50 हजार मांगिए, मिलेगा। एक अकाउंट में मांगना, दूसरे अकाउंट में डालना, तीसरे अकाउंट में डालना, चौथे अकाउंट में डालना, 5वें अकाउंट में डालना, 7वें अकाउंट में डालना, और सब फिर एक आदमी के निकालना, 2 आदमी के निकालना। सीधे मांग लीजिए। ये क्या है? मैं विनय भाई के साथ हूं, सहमत हूं उनकी सारी बातों से। बस कहीं ना कहीं इस खुलासे के फेवर में मैं ना हूं ना था, लेकिन आज विनय भाई ने कर ही दिया। वो उनका डिसीजन है। लेकिन इस 100 बात की एक बात, तो विनय भाई सही है, विनय दुबे सही है। वीडियो की तरफ लेके चलता हूं, आप लोग देख लीजिए। पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा खुलासा जो भी है, सब रिवील कर दिया। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। मेरा मानना है काम करते रहना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। काम में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ जो भी लग रहा है, खुले में मांगिए, खुले में लीजिए और बताइए यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा। जिसको जो चाहिए, आपको 50 हजार चाहिए, लीजिए, खुले में लीजिए, खुले में मांगिए। ये नहीं कि मांग भी रहे हैं, वहां किसी को बता भी नहीं रहे हैं, अलग अलग अकाउंट में 7 अकाउंट में डलवा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं उन अकाउंटों से कि भाई हमें कहने वाला ना हो। आखिरी में आदमी बाहर निकल जाता है तो फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये एहसान फरामोशी है और कुछ नहीं, यही कहना। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बस अब मैं चुप हो जाऊंगा। 100 बात की एक बार फिर से कह रहा हूं, अनुपम त्रिपाठी विनय दुबे के साथ है। यहाँ पे विनय दुबे सही है। जय हिंद, जय भारत। और जैसा मैंने वादा किया था कि आज मैं एहसान फरामोश कफील खान के लिए वो चीज़ें रखूँगा जो आप जानना चाहते हैं, जो बार बार आपके मन में सवाल उठता है। आज उन सारे सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के परिवार ने भी मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे इन लोगों के सवालों के जवाब देने की ज़रूरत थी। मैंने उस व्यक्ति को एहसान फरामोश क्यों कहा, जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करके कोरोना जैसी महामारी के बावजूद अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बुज़ुर्ग माँ बाप को छोड़ के मैं कोरोना से बिना डरे इलाहाबाद तक आता था, दिल्ली तक जाता था। आखिर इसका कारण क्या है? जब मुझे डॉक्टर कफील खान के साथ की ज़रूरत थी, उनके परिवार की तरफ से जो एहसान फरामोशी की गई, आज उसका तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोग उस चीज़ों को देखिए, समझिए, और अगर आपको उसमें हकीकत नज़र आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, ताकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमागों में जो सवाल हैं उसके आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो आइए शुरू करते हैं उस विवादित मसले का आंतरिक हिस्सा देखने के लिए जो आप लोगों ने आज तक देखा न महसूस किया है। जब डॉक्टर कफील खान को मेरी ज़रूरत थी तो पूरा परिवार रोज़ दिन में 4 बार फ़ोन करता था। उसके बावजूद मैंने कभी भी ये अहमियत नहीं दी या मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे आरोपों का जवाब मैं अकेला देता रहा। मैं अपेक्षा करता था कि आपके मुसीबत के क्षण में मैं खड़ा था तो इन जो गलत आरोप लग रहे हैं उसके लिए आप भी आगे आएंगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी पहल नहीं देखने मिली। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो दिखाने जा रहा हूँ, वो आप तमाम भारत की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कितना गिरा हुआ और कितना मतलबी डॉक्टर कफील के परिवार के लोग हैं, डॉक्टर कफील है, ये आप अंदाज़ा लगाइए। 9 जुलाई सन 2020 को रात को 9:30 बजे के आसपास आदिल जी मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ये तब हुआ था जब मैंने 4 दिन पहले डॉक्टर कफील के रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। तो कहीं ना कहीं आदिल को लगा पैसे वाली पार्टी है, हमें कुछ आसानी या मदद हो पाएगी। इसी की वजह से उन्होंने कॉल किया और मुझे कहा कि कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, हमें पैसे की ज़रूरत है। मैंने कहा कि सर मैं ये पैसे कहाँ से ले सकता हूँ, इतने बड़े अमाउंट। उन्होंने इस अमाउंट की बात की कि जो मेरे हैसियत से बाहर की थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि विनय अगर हो सकता है तो आप क्राउड फंडिंग करिए, हमें उसकी ज़रूरत है। मैंने उनके कहने के बाद क्राउड फंडिंग की और उसके बाद जैसे ही मामला जनता के बीच में आया तो इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि डॉक्टर कफील के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, करोड़ों रुपया हो सकता है कि आया होगा और विनय दुबे अकेला खा रहा है। उनको अपने भाई की चिंता नहीं थी कि वो जेल में है, उनको चिंता थी कि पैसे कहीं ना कहीं हमारे हाथ से छूट रहे हैं। मैंने बार बार घोषणा की कि आप मुझसे हिसाब ले लीजिए, मैं स्टेटमेंट भेजने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने लोगों को ये बताने के लिए कि मैं विनय दुबे से अब कट रहा हूँ, उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने एक व्हाट्सअप मैसेज किया कि विनय दुबे अब आप ये क्राउड फंडिंग बंद कर दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी को वीडियो बनाने पे मजबूर किया गया कि आप क्राउड फंडिंग के लिए मना करिए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इनका जो दोगलापन था, इनकी जो मन के अंदर पैसों को लेके लालच था, ये उसकी शुरुआत थी। अचानक से मेरे कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं, लेकिन 15 तारीख को अचानक से मुझे एक नंबर से कॉल आती है जहाँ पे आदिल जी रहते हैं और कहते हैं विनय जी कुछ कारणों से मैं आपसे मेरे ओरिजिनल नंबर जो कि 99849900 और लास्ट का 2 डिजिट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि पर्सनल नंबर है, उस नंबर से संपर्क नहीं कर पाऊंगा, आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क करिए। मैंने बार बार उनसे लगातार संपर्क की और 15 जुलाई से लेके आज तक वो उसी नंबर पे मुझसे संपर्क में हैं। मैं आपको ये स्क्रीन पे जो मेरे वीडियो दिख रही है इसमें आप देख सकते हैं कि दिन में 2-2 3-3 बार उनकी कॉल आती थी। ये मेरी स्क्रीन की मोबाइल की रिकॉर्डिंग है जिस पे व्हाट्सअप कॉलिंग पे मेरे उनके परिवार की बात होती थी। ये सारे व्हाट्सअप कॉल की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। नीचे से जो 4 नंबर आप देख रहे हैं ये आदिल जी का ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, 9984900000 करके जो नंबर्स हैं इस पर देखिए 9 जुलाई को उन्होंने मुझसे कॉल की थी। इनकमिंग कॉल थी 7 मिनट की और 21 मिनट की। उसके बाद से ये सिलसिला चलने लगा। जब ये वीडियो उनके घर पर दिया गया, ज़बरदस्ती उनकी पत्नी से बनाया गया, उसके बाद ये नंबर से कॉलिंग बंद करके एक दूसरे नंबर से कॉलिंग की जाने लगी 15 तारीख के बाद से। इसमें आप देख सकते हैं बहुत बार इनकी कॉल्स हुई हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा 6 मिनट 15 मिनट तक बात की है और जो भी चीज़ें ये करना चाहते थे मेरे माध्यम से वो सारी चीज़ें इन्होंने कराई है। ये सारी कॉल्स इनकी मिस कॉल्स पड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी मिस कॉल्स हैं। उसके बाद कॉल्स की व्यवस्था देखिए, इनकमिंग कॉल्स हैं, सारी इनकमिंग्स इनकी तरफ से होती थी। ये लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। 27 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त, 18 अगस्त, 30 अगस्त, 24 अगस्त, 27 अगस्त और यहाँ तक कि जब डॉक्टर कफील खान को रिलीज़ कर दिया गया था रात में, उस समय भी उनकी कॉल्स मेरे साथ हुई है। उनकी इनकमिंग आई है 23:46 पे। उसके बाद जब ये गए हैं उसके बाद 12:30 बजे जब जयपुर के लिए रवाना हुए उस समय भी मेरी इनकी कॉल्स हुई थी। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये उनके परिवार का जो एक झूठ है वो दिखाता है कि जिस तरह से उनकी जो कॉल्स हैं यहाँ पे इनकमिंग मेरे से संपर्क में नहीं थे, तो ये कॉल्स कौन करता था।
वो कहते थे कि यहाँ पे ये करना है, ये चीज़ें कम हैं। आज जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई, डॉक्टर कफील खान घर पे आ गए हैं, उसके बाद वो भूल चुके हैं कि कोई लड़का उनके लिए मेहनत किया था। पैसों की बात है, लोग कहते हैं कि क्राउड फंडिंग किया गया, तो मैं मानता हूं मैंने किया है, लेकिन वो काम मैंने आदिल जी के कहने पे किया था। और जब ये सवाल डॉक्टर कफील की पत्नी ने मुझसे पूछा था कि आखिर आपने किसके कहने पे ये फंडिंग की है, तो आपके स्क्रीन पे उनकी चैट का एक स्क्रीनशॉट है, उसमें देखिए मैंने क्या जवाब दिया था। और ये 21 जुलाई की बात है, मैंने उनको पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि आदिल जी के कहने पे मैंने क्राउड फंडिंग की थी। अब आप कहेंगे कि आपके पास कोई सबूत है तो बताइए। मैं आपको एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आदिल जी के एकदम करीबी मित्र, जिनको इस पूरे मामले की जानकारी थी, वो उन्होंने ही हमें इंट्रोड्यूस कराया था, जिस तरह से हमारी बातें होती थी। आप जरा सुनिए कि किस तरह से पैसों के लालच के लिए आदिल ने अपने दोस्त तक को ठुकरा दिया। ये उनकी ऑडियो कॉल जरा आप सुनिएगा। नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। और कहाँ पर हैं आजकल? मुंबई सर। और बताएं। खैरियत है सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। उससे आदिल से बात हुई कुछ फिर? नहीं। आदिल को मैंने जो है थोड़ा अच्छा करके डांट दिया था, उस दिन के बाद उसने मेरा कॉल ही उठाना बंद कर दिया। हाँ, तो मुझे जो है अब मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं बोल देता उसको कि हम ये तो तुमने मुझसे खुद ने बोला था कि जो है कि 2 बजे से बोल देना कि जो है हाँ हमें पैसे की जरूरत है, हैं? जी। और मैं उनसे बोला तो उन्होंने ये सब किया, और फिर आपने बाद में वीडियो डाल दिया आकर। एक तरफ हम पैसे भी लेना चाह रहे और एक तरफ ये भी नहीं दिखाना चाह रहे कि हम पैसे नहीं ले रहे, और दूसरे बंदे को जो है उसके जो है छवि पर जो है बट्टा डलवा रहे हो आप। नहीं, इनके जैसे कितने हैं और चले गए सर, कोई बट्टाओं की बात नहीं है। एक ये रहता है ना कि थोड़ा तकलीफ होता है कि यार तकलीफ हम लोग होता है, बात इनके तो लिए वही कर है। रहे हैं और वो अपने साथ ऐसा कर रहे हैं। बात बहुत तकलीफ ही तो होता है। देखिए, अब हमें जबकि कोई खुद कहा ट्रोल हुआ करे, है कितने उन्होंने ट्रोल सारी करो चीजें। जाए, आपको कोई कितने ट्रोल करो जाए, हमें कितना करो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो अपने अंदर जो तकलीफ होती है ना कि हम हमदर्दी कर रहे थे और लोग उसने हम पे उंगली उठा रहे हैं, सिर्फ किसकी वजह से? उसकी वजह से, और जबकि जिसकी कहा भी हम। उन्होंने था, ऐसा भी तो नहीं है, कुछ अलग है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए। इसीलिए मैं उसको जो है डांट दिया था, तो उसके बाद उसने मेरा कॉल उठाना बंद कर दिया। चल, अब तो कफील से ही बात होगी। इस शख्स ने, मैं नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा, इस शख्स ने बहुत बड़ा एविडेंस है, बहुत बड़ा सबूत है। मैं अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ा तो उस शख्स को ऑन कैमरा ले आऊँगा और आप लोगों को रूबरू कराऊँगा कि देखिए किस तरह से आदिल जी ने अपने एक दोस्त के साथ भी सिर्फ पैसों के लालच में ये चीज़ें की हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि जो मुझे ट्रोल किया जा रहा था, चंदा खोर बताया जा रहा था, वो कहने वाले और कोई नहीं, आदिल जी के आईटी सेल के जो दोस्त हैं, उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो ट्रोल करते हैं लोगों को, ये उन्हीं के दोस्त हैं। एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें ये ट्विटर पे ये बंदा मुझसे पूछता है कि विनय दुबे किसके कहने पे पैसे ले रहे हो। मैं आपको एक दूसरी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। इसमें देखिए, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था, ये बंदा नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था। आप समझ सकते हैं, ये बीजेपी के उस फेक आईडी के लोग हैं जिससे मुझे ट्रोल कराया गया, और ये कराने वाले डॉक्टर कफील के परिवार के ही लोग थे। उनको ये लग रहा था कि करोड़ों रुपए मैंने कमाए हैं। तो आज मैं आप लोगों को वास्तविकता दिखाना चाहता हूं कि आखिर क्राउड फंडिंग में कितना पैसा आया। आज तक 9 जुलाई सन 2020 से लेके आज पूरा सितंबर महीने का, मैं 2 सितंबर को उनकी रिहाई हो जाती है, मैं 30 सितंबर तक का हिसाब देने को तैयार हूं। मैंने बार बार वीडियोस बना के उनसे निवेदन किया। मेरी पिछली वीडियो एक 10 दिन पहले की थी कि डॉक्टर कफील खान जी, आप या आपके भाई कोई भी आके मुझसे ये हिसाब ले लें ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। मेरे जनता जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, उनको मुझे जवाब देना है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये जो मेरे हाथ में आप पूरा पेजेस देख रहे हैं, ये बैंक स्टेटमेंट है। 381 पेज की ये बैंक स्टेटमेंट है, 9 जुलाई से लेके अभी तक। इसमें सारे एक एक रुपए के हिसाब हैं जो मैं रखना चाहता हूं आप सभी के लिए। ये पूरा स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं। इसकी कॉपीज़ मैं आपको एक गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर रहा हूं, 380 पेजेस पूरा स्टेटमेंट अपलोड कर रहा हूं, और इस वीडियो के मेरे पेज के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रहा हूं। आप लोग खुद देखिए कि कितना पैसा आया। इस पूरे अकाउंट में 13,21,235 रुपये जमा हुए, जिसमें से 281 लोगों ने 1 रुपये की मदद की थी।
499 लोगों ने 50 रुपये की मदद की थी, 1211 लोगों ने 100 रुपये डोनेट किए थे, 567 लोगों ने 500 रुपये का डोनेशन दिया था, 280 लोगों ने 1,000 रुपये भेजे थे, 7 लोगों ने 2,000 रुपये भेजे थे और 7 लोगों ने 10,000 रुपये की क्वांटिटी में ये अमाउंट इस अकाउंट में जमा किया गया था, जो HDFC का था, अशोक दुबे जी के नाम पे था और उसका जो UPI नंबर था वो 9594394948 था। इस अकाउंट में करीबन डोनेशन से और इस तरह से अलग अलग डोमिनेशन में कुल 13,21,000 रुपये जमा हुए थे, जिसमें से अब ये पैसों का खर्चा कहाँ हुआ, अगर डॉक्टर कफील खान नहीं ले रहे हैं तो मुझे ये हिसाब आप लोगों को देने की जिम्मेदारी बनती है। इस 13,21,000 रुपये में से सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको याद होगा कि ये लोग बार बार जब भी यहाँ पे आगे तारीख बढ़ाई जाती थी तो ये लोग बार बार भाग के सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, लेकिन वहाँ से इनको भगा दिया जाता था। ये कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड ज़्यादा है, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ पे आपको ज़्यादा न्याय मिलेगा और जल्दी न्याय मिलेगा। इस चीज़ को लेके जब मैंने मेरे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिनकी मैंने मदद ली इस केस में, उन्होंने मुझे कहा 17 या 18 जुलाई के आसपास कि विनय, डॉक्टर कफील के परिवार को कहे कि एक टाइम बॉन्ड एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इसे एक टाइम बॉन्ड आदेश के लिए हम प्रेरित कर सकें, क्योंकि जस्टिस रह चुके हैं और उनको अनुभव रहा है उसके लिए। इसको देखते हुए मैंने आदिल जी को कहा एक एप्लीकेशन की ड्राफ्ट कॉपी आप बनाइए और इसको सुप्रीम कोर्ट में लगाइए। उन्होंने 31 जुलाई के आसपास ये एप्लीकेशन लगाई और 5 तारीख को वो एप्लीकेशन सुनवाई के लिए मंजूर हो जाती है। आप सोचिए, ये लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट जाते थे और वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। विनय दुबे के केस में आने के बाद पहली ही एप्लीकेशन में, पहली ही सुनवाई के अंदर ये मान लिया जाता है और आदेश आ जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 15 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला देने के लिए बाध्य है। 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 6 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक मैं दिल्ली में रहा। ये सारी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी की मदद से वहाँ पे जो भी चीज़ें मैं कर सकता था वो मैंने की, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने रहा कि 11 तारीख को केवल सिंगल सुनवाई में, 11 तारीख की पहली सुनवाई में डॉक्टर कफील खान के हक में फैसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेशित करती है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको इस मामले को निपटाना है। जहाँ पे ये लोग बार बार भाग के जाते थे, वहाँ पे विनय दुबे अकेला एक बार अटेम्प्ट करने के बाद ही उनको 15 दिन की राहत ले आता है। जो ऑफिशियल फीस मैंने वहाँ पे खर्चा की थी वो 6,87,800 रुपये थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कंसल्टिंग मैंने रिटायर्ड जस्टिस से ली थी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से, उनके लोग, उनकी टीमों के लिए जो मैंने फीस भरी है वो 6,87,800 रुपये है। वो सारा चीज़ इसके अंदर है। उसके बाद इलाहाबाद में इनके भाइयों की तरफ से निवेदन था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर मान जाए तो डॉक्टर कफील खान बाहर आ सकता है, एक सरकारी व्यक्ति। हमने कोशिश की, उनसे निवेदन किया और उस लेवल पे लेके आया कि वो व्यक्ति हमारा साथ देने को तैयार हो गया, जिसको लेके बार बार आदिल जी मेहनत करते थे। मैं इनकी छोटे भाई की कॉल की एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगा, जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आप इस व्यक्ति को, अगर आप थोड़ा सा निवेदन करें, आपकी बात अगर वहाँ सुनवाई हो जाएगी तो शायद डॉक्टर कफील खान बाहर आ जाएंगे। सुनिएगा ये कॉल रिकॉर्डिंग। नमस्ते। नमस्कार। काशिफ बोलो भैया, डॉक्टर कफील का भाई। हाँ सर, नमस्कार, बोलिए। जी भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। कहाँ है भैया? मुंबई। भैया मुंबई आ गया हूँ सर। तो आपका क्या क्या रहा भैया? हेलो। क्या रहा? बैठे हम भी थे, और आपने बात की पर आज ही रहते हैं। क्या चीज? मैं भी इलाहाबाद गया हुआ था। अच्छा अच्छा, मैंने नंबर मांगा था इनसे, आदिल जी से, बट उन्होंने शेयर नहीं किया। तो आप आ रहे हैं? 22 तारीख रहेंगे सर कोर्ट में? जी भैया, जी भैया, जी भैया, जी। हम 21 को पहुँच जाएंगे भैया। ठीक है सर, मैं भी तो 21 को ही आ रहा हूँ वैसे। अच्छा, मेरी वाइफ का ससुराल है वहाँ पर। अच्छा। ससुराल घर है, ननिहाल, मतलब नानी घर है। अच्छा। तो घर है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ की मामी रहती है, जी जी। मामी मामा।
तो मैं वही रुकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहिएगा तो हम लोग मिल जा रही है और मुलाकात कर लेंगे। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हाँ तो भैया, बस थोड़ा सा मतलब अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं समझ, देखिए भैया कैसा है मालूम है, इस बार मुझे ऊपर, क्योंकि इंटरनली आप लोग कनेक्टेड हैं केस के अंदर, मुझे तो अभी तक जितनी ऊपर ऊपर मतलब बोलते हैं ना, जिस माध्यम से या फिर इवन आपको साहब से ही मेरी बात हुई है इस चीज को लेके, और उन्होंने ही मुझे पेपर वर्क जितना भी था वो दिया था, क्योंकि एज ए फ्रेंड सर्कल में वो भी आते हैं, उनको एक ह्यूमैनिटी के तौर पे भी निवेदन किया कि सर थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, बट क्या है, उन पे प्रेशर बहुत है। जी 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 जी। तो जितना हो सकता था उन्होंने हेल्प किया, अभी भी हम लोग उसी चीज में लगे हुए हैं कि चलो शायद कुछ ऑप्शन निकल जाए। मैनेज कर लीजिएगा, क्या चीज? तो खत्म हो जाए, मैनेज कर लीजिएगा। सर मैं आप 4 दिन से आपको बता रहा हूँ ओपनली, मैं उन्हीं के साथ लगा हुआ था, मैंने उन्हें हर तरह से कोशिश किया कि शायद चाहे जिस तरह से भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ 25 मैंने सामने रखा हुआ था। अच्छा, मतलब मैं जिस प्रिपरेशन से हम गए थे ना, बट क्या है उनका एक ही कहना है कि सर क्या है ना, वो डायरेक्ट योगी जी का केस है, इंटरेस्टेड है, वो डायरेक्ट पर्सनल इस पे देख रहे हैं, और एज अ गवर्नमेंट में रहते हुए वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने जो रास्ते दिए हैं ना, और जो उन्होंने उनकी तरफ से जो गाइडलाइन आई है, आप हमको भेजिए भैया, आप हमको भेजिए। अभी वो मुझे 20-21 तारीख को आएगा सर वो। अच्छा, मेरा एक और नंबर है, मेरा ये नंबर टेम्परेरी है। अच्छा मतलब मैं यूज करता हूँ, बंद कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं एक नंबर मैं कॉल मार दूंगा आपको, 9 से आएगा। मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा भैया, मैं सेव कर लूंगा। हाँ, मैं बैठ देता हूँ। हाँ, एक भेज देता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, बाकी ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं भैया, सब ये सब अपने सब, अगर आज काफिल जी के लिए अगर आवाज नहीं उठेगी, कल कोई और होगा उनकी जगह सर। एक उदाहरण हमें देना है कि आप गलत नहीं कर सकते देश में। बिल्कुल भैया, बिल्कुल जी ठीक है सर, यस यस यस। थैंक यू। मैंने सारा प्रयत्न किया और आखिर में आके वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई। वो व्यक्ति हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया, सिर्फ इस आधार पर कि विनय दुबे और वो जिस माध्यम से उनके पास पहुंचे थे वो उनको ना नहीं कर सकता है। 12 हियरिंग में जिसका रिजल्ट नहीं आ पाया, केवल 3 हियरिंग मेरे सामने मेरे अधिकृत में हुई है। उसके बाद वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि आज डॉक्टर कफील खान को जेल से रिहा हुए 1 महीना हो गया। लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि विनय दुबे केवल घूमने के लिए इलाहाबाद जाता है, केवल घूमने के लिए बनारस जाता है, दिल्ली जाता है। तो मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर कफील के एडवोकेट दिलीप गुप्ता जी के केबिन के अंदर वहाँ से सुनवाई हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस समय जब मैंने ये मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, ये सबूत है कि मैं किस तरह से केस में इन्वॉल्व था। जरा ये वीडियो देखिए। सामने जो शख्स काले कोट में बैठ के स्क्रीन के सामने बात कर रहे हैं वो डॉक्टर कफील के सीनियर एडवोकेट हैं। My lord, we have received the copy of the counter affidavit in the morning hours today. So when you will be ready to argue the petition? My lord, it may be on Monday, and in the meantime, we will file the rejoinder affidavit to the counter affidavit, filed today and served today, my lord, on behalf of the district magistrate respondent and the superintendent district jail Mathura. The 2 counter affidavits we have been received, my lord. We are fixing the serious corpus petition for final disposal On Monday. On Monday, Mr. Goyal, are you having any objection for that? No, Lord, I don't have any. I have not taken any adjournment. All right, and then Monday at 11 a.m. My lord. we will hear this serious corpus. And in the meantime, my lord, we will file the rejoinder affidavit and serve the copy to the London Additional Advocate General. All right. Not my sincere request to my learned senior colleagues that if you can get a copy on Sunday, so that I can prepare my matter on Sunday. I can get an advance copy of the rejoinder on Sunday. Of course, my lord, we will serve on Sunday. All right, thank you. But we will, in our order, we are giving all details on what day, what happened, all of as per our order sheet. My lord, my lord. Oh, thank you. I am grateful to you. ये सारे सबूत हैं। ये मुझे पता था इनके भाइयों की जिस तरह से एक
पुराना इतिहास रहा है उसको देखते हुए मुझे पता था कल को ये मुझ पे आरोप लगाएंगे कि विनय तुम कोर्ट के अंदर तक जाते नहीं हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये वीडियो मेरे पास कैसे है? मैं अगर कोर्ट के अंदर नहीं हूँ तो ये वीडियो मैंने कहाँ से ली है? और ये मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कफील या उनके भाई अगर इसे गलत साबित कर देंगे, मैं आजीवन सामाजिक जीवन में मुंह नहीं दिखा सकता हूँ। दूसरा, और जो लोग कहते थे, ख़ास तौर पे डॉक्टर आदिल के परिवार या डॉक्टर कफील के परिवार कहता था कि हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 27 जुलाई को बाकायदा डॉक्टर कफील के छोटे भाई मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट नंबर 3B पे यूपी 32 की इनोवा कार दोपहर के 3:15 बजे के आसपास से लेके 4 बजे के दरमियान हमने गाड़ी के अंदर बैठ के, डॉक्टर कफील के भाई के गाड़ी के अंदर बैठ के हमने पूरी बातें की हैं। और ये आपके स्क्रीन पे जो आप मैसेज देख रहे हैं, ये डॉक्टर कफील के भाई के जो मित्र हैं, जसीम, जो इस समय गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ये उनके मैसेज है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विनय लोकेशन भेजिए। मैंने अपनी लोकेशन दी है। उसके बाद उनका लास्ट का लाइन पढ़िए, उन्होंने लिखा है इट्स नाइट्स मीटिंग विनय। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग लगातार मेरे संपर्क में थे और एक बाहरी दुनिया के लिए ये दिखाना चाहते थे कि हमारा विनय दुबे से कोई वास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें हमारी तरफ से की गई तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों ने एहसान फरामोशी की है मेरे साथ, तो मैं आवाज़ क्यों ना उठाऊं? आप लोगों को जिस तरह के पैसे का भ्रम था कि विनय दुबे के पास करोड़ों रुपए आए, मुझे एक बात बताएं, कोरोना जैसी महामारी है और उसमें लोग खाने को मोहताज हैं, उस पैसे की डोनेशन कौन देगा? ये जो 13,21,000 रुपये जो आए हैं वो 5,000 के आसपास लोगों ने डोनेशन दी है। वो इसलिए उन्होंने पैसे दिए थे क्योंकि ये विश्वास विनय दुबे ने कमाया है। और मैं चाहता था, आज के डेट में कोई भाई को 1 रुपया नहीं देता है, लेकिन ये 13,21,000 रुपये केवल विनय दुबे के नाम पे, उसके काम पे, उसके विश्वास पे आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 15 दिन की डेट लाने के लिए 6,87,000 रुपया खर्चा हुआ। बाकी का जो पैसा था 6,33,435 रुपये, वो इलाहाबाद में जो चीज़ें हुई हैं, जो ऑन कैमरा मैं बता नहीं पाऊंगा कि इनके कहने के बाद मैंने 50,000 रुपये 7 बार में भेजे हैं, 80,000 रुपया एक बार में भेजा है। ये अमाउंट 3,50,000 रुपया और 80,000 रुपया मैंने इनके भाइयों के बोलने पर, इनके परिवार के सदस्यों के बोलने पे उस व्यक्ति को भेजा है जिसके लिए ये केस में उनकी मदद की बहुत ज़रूरत थी। मैंने तो पूरी अपनी तरफ से ईमानदारी रखी। ये 13,21,000 रुपये का स्टेटमेंट मैं आप लोगों के बीच में गूगल ड्राइव के माध्यम से उसकी लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। उस पर जाके देखिए किस किस को ये पैसे गए हैं, क्यों गए हैं। और सबसे बड़ा मुझे चिंता का विषय ये था, जो 7 बार 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं, वो अकाउंट तो अलग अलग जगह के थे, लेकिन उनके पैसे जो निकाले गए वो गोरखपुर और लखनऊ में निकाले गए। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये शंका पैदा कर रहा था कि इनके बोलने पे मैंने पैसे तो डाले, लेकिन वो पैसे कहीं ना कहीं इन्होंने खुद निकाले, क्योंकि गोरखपुर और लखनऊ ये दोनों भाई रहते हैं। तो ये शंका का विषय था। उसके बावजूद जिस तरह से विरोधी मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझ पे सवाल उठाते थे, आखिर आज इतना समय होने के बाद भी डॉक्टर कफील खान मुझसे क्यों नहीं मिले? उसका कारण ये था कि अगर मैं डॉक्टर कफील खान से मिल जाता तो ये जो पूरा कत्ता चिट्टा है, पैसे का हिसाब है, और उनके भाई जो नहीं चाहते थे, खास तौर पर के आदिल जी जो नहीं चाहते थे कि ये पैसे की लेन देन या व्यवहार की बात डॉक्टर कफील तक जाए, शायद एकमात्र कारण था जिसकी वजह से ये मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया और एक दूरी बना ली गई। मैंने तो कोई आपसे दुश्मनी नहीं निभाई थी। मैंने आपके हर मुसीबत के क्षण में, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ते हुए भी मैंने आपका साथ दिया, लेकिन जब विरोधी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझसे सवाल उठा रहे थे, उस समय आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ा। ये देख के मुझे दुख हुआ। मैं किसी के धन्यवाद का मोहताज नहीं हूँ। मुझे देश के करोड़ों लोगों ने धन्यवाद कहा। मैं एक मंत्री, पूर्व मंत्री का मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ, जिन्होंने डॉक्टर कफील को धन्यवाद न देते हुए मुझे फ़ोन किया। क्यों किया, जरा सुनिएगा। हेलो 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 जी, विनय दुबे साहब बोल रहे हैं? सर नमस्कार। जी आदाब, मैं पूर्व मंत्री आबिद रजा बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार, कैसे मैं हैं? आपको इलाहाबाद में मिला था। जी सर। भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।
शुक्रिया सर। क्या हो मैंने डॉक्टर कफील साहब को मुबारकबाद न देने के बजाय आपको चुना है। शुक्रिया शुक्रिया सर। बहुत अच्छे लोग हैं, जितनी तारीफ करूं आप जैसे लोगों की कम है। अगर आप जैसे शुक्रिया। लोग हों तो ये हिंदुस्तान और इंसानियत बहुत आगे जाएगी। कोशिश वही है सर अपना। मैं बुरा आदमी हूँ, हालांकि तारीफ लोगों की कम करता हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे अगर तारीफ करनी चाहिए तो जानबूझ के मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि जी अच्छे लोगों की पॉजिटिव एनर्जी और जी बढ़े और जी लोगों के काम और आए। एग्जैक्टली जी जी। नहीं, बहुत बड़ा काम किया आपने और बहुत अच्छा काम किया, और नीयत आपकी अच्छी थी शुक्रिया तो सर। आपको कामयाबी भी मिली। जी जी। कहाँ हैं आजकल डॉक्टर कफील साहब? जयपुर हैं सर इस समय। अच्छा, उनका नंबर अगर कोई हो तो मुझे मैसेज करना, उनको मैं बस रिलैक्स मोड के लिए फोन करूंगा। जी मैं भेजता हूँ सर। जी अच्छा, और जब भी आप यूपी आए जी तो आप मुझे कॉल करेंगे और मुझसे मुलाकात करे बिना नहीं जाएंगे। एकदम सर। मैं जब बॉम्बे आऊंगा तो आपसे मुलाकात करूंगा। एकदम सर एकदम स्वागत है दिल्ली सर। आते रहते हैं आप? जी सर जी। हाँ, तो दिल्ली मोस्टली मैं भी जाता रहता हूँ, जी तो हम लोग वो कभी आप दिल्ली आए या मैं आऊँ तो हम लोग वहाँ मुलाकात करें। जरूर सर ऐसे जरूर। लोगों से मिलने से अच्छा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया। और अगर आप पे डॉक्टर कफील साहब का नंबर हो जिससे बात मैं अभी करवा देता हूँ तो आप में जी। बहुत बहुत आपके और आपके साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। शुक्रिया सर शुक्रिया। अच्छा विनय भाई, आदाब। शुक्रिया शुक्रिया। आदाब। धन्यवाद। पूरे देश से मुझे मिला, पूरा प्यार मुझे मिला, और आज भी लोग मेरे साथ हैं। लेकिन जिस तरह से केवल आदिल जी और उनकी जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनके एक क्रिमिनल माइंड की वजह से, एक खराब और एक बोल सकते हैं कि गंदी दिमाग की वजह से आज हम जैसे लोग किसी भी व्यक्ति पे विश्वास या उनके लिए आगे आने के पहले अब 100 बार सोचेंगे। क्योंकि जिस तरह से इन्हें परिवार ने हमारे साथ व्यवहार किया है, जिस तरह से इन्होंने हम पे आरोप लगाए, और आरोप लगाने वाले भी यही, जबकि सारा चीज़ इनको पता था, सारी चीज़ें ये करते थे, और उसके बाद ऐसे दिखाते थे कि हम विनय दुबे के संपर्क में ही नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि वो अंदरूनी कॉल मैं आपको यहाँ पे अपलोड करूँ, क्योंकि उससे आपका घर टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें मैंने दिखाई है वो गलत है, तो आप साबित कर दीजिए। और मैं खुला चैलेंज देता हूँ डॉक्टर कफील और उनके परिवार, आदिल और उनके तमाम लोगों को, उनके दोस्तों को, अगर औकात होगी, हिम्मत होगी, तो आइए मेरे साथ वीडियो पे और देश को बताइए कि आप लोगों ने क्या कांड किया है और विनय दुबे ने क्या काम किया है। मैं आप तमाम लोगों को चैलेंज देता हूं, अगर इसमें से एक बात भी झूठी अगर निकल गई तो विनय दुबे ज़िंदगी में आपको मुंह नहीं दिखाएगा। मैं आज इसके लिए थोड़ा सा आहत हूं, क्योंकि जिस तरह से एहसान फरामोशी की है डॉक्टर कफील के परिवार ने, उसको देखते हुए शायद ये आगे से कोई युवा लड़का, कोई सामाजिक कार्यकर्ता इनका साथ देगा। आप लोग पूछते थे ना कि डॉक्टर कफील ने तो कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा किया, उमर खालिद के साथ मंच साझा किया, आम आदमी पार्टियों के नेताओं के साथ मंच साझा किया, आखिर वो लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये था, क्योंकि बीआरडी जैसे मामले में उनको अनुभव हो चुका था ये सारी चीज़ों का, इनके परिवार के बर्ताव का, इनके परिवार के लालचपन का, जिसको देखते हुए एनएसए जैसे मामले में उन्होंने आवाज़ तक नहीं उठाई। और आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं? मैंने देखता हूँ बहुत सारे लोग जाके डॉक्टर कफील के पोस्टों पे कमेंट करते हैं कि आप विनय दुबे से क्यों नहीं मिलते, आपने उनको धन्यवाद क्यों नहीं कहा, क्या दिक्कत है आप बताएं। आखिर ये चुप है, उसका कारण ये है कि जब डॉक्टर कफील खान रिलीज़ होकर आए थे तो इन तीनों भाइयों की और इनकी पारिवारिक मीटिंग हुई थी जयपुर में, फार्म हाउस पे, जहाँ पे कांग्रेस के विधायकों द्वारा उनको रखा गया था। उस मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस की गई कि आपको डॉक्टर कफील को स्वास्थ्य के मामले पे बात करना है, इस पे बात करना है, अपने ऊपर हुए अन्याय के ऊपर बात करना है, लेकिन कभी भी विनय दुबे के लिए या उनसे संबंधित कोई भी बात नहीं करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस दिन 27 या 28 दिन जब आपके घर पे पुलिस के कांस्टेबल आए थे, तो उसकी जानकारी मुझे कैसे थी? मैं तो आपके परिवार के संपर्क में नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं उनके परिवार से कि आपको वहां पे कॉल करा के वो पुलिस वालों को वापस किसने कराया था, या किसके कहने पे आप लोगों के दर पे पुलिस का वापस जो छापा पड़ना था वो नहीं हुआ था? तो कहीं ना कहीं उसका एहसान आपके ऊपर हमेशा रहेगा कि ये सारी चीज़ें केवल आप लोग ही जानते हैं। और अगर मैं गलत कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप कसम खा लीजिए ऊपर वाले की कि उस दिन आपके घर पे 2 कांस्टेबल नहीं आए थे, जिस दिन घर पे केवल आपकी महिलाएं थी,
आपके स्थानिक पुलिस स्टेशन गोरखपुर से। मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूं, लेकिन उसे आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा। रही बात धन्यवाद करने की, तो जिस दिन डॉक्टर कफील खान जेल से रिहा हुए थे, उनके घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके उसी समय धन्यवाद कहा था। उनके आँख से निकले हुए आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैं नहीं चाहता कि इस एहसान फरामोश डॉक्टर कफील और उसके भाइयों के मुंह से मेरा नाम निकले। अब आज के बाद इस एहसान फरामोश कफील के लिए कभी भी मैं विनय दुबे कोई भी आवाज़ उठाने से तो दूर की बात है, उनकी शक्ल तक देखना मैं गुजारिश नहीं करूँगा। और एहसान फरामोश इस लेवल का मैं समझ सकता हूँ। मैं एक गैर मुस्लिम इंसान हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। अरे आप उस व्यक्ति के नहीं हुए डॉक्टर कफील, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उस व्यक्ति के नहीं हुए जो आपकी वजह से आज NSA जैसी गंभीर धाराओं में जेल के अंदर बंद है। डॉक्टर अयूब जी जो पीस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पूरे जिलों में आपके लिए मेहनत की। उत्तर प्रदेश के तमाम डीमाओं को जाके अपने कार्यकर्ताओं को भेज के उन्होंने मोर्चे निकाले, आंदोलन किए। उसका खामियाजा उस व्यक्ति को मिला कि उसको NSA जैसे गंभीर धाराओं में उठा के जेल में डाल दिया गया। लेकिन आपकी तरफ से धन्यवाद तो छोड़िए, उस व्यक्ति की रिहाई के लिए एक शब्द तक नहीं निकला। आप उस व्यक्ति के ना हुए। ओवैसीद्दीन ओवैसी जी, MIM के पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने मंचों पे जा जा के ललकारा। NSA लगता है डॉक्टर कफील के ऊपर। डॉक्टर है और NSA लग जाता है। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम इंसाफ कर रहे हो, हम देख रहे हैं। मगर खुदा की कसम हम नहीं भूलेंगे इसको। तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा जुल्म हम नहीं भूलेंगे, हम इसको याद रखेंगे। एक डॉक्टर है तो उसके ऊपर NSA, और एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है जो कहता है गोली मारो, बिरयानी मत दो। और एक मिनिस्टर है मोदी की कैबिनेट का जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, वो कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई केस नहीं। MIM के प्रत्येक कार्यकर्ता ने आपके लिए आवाज उठी। सोशल मीडिया पे रात रात बैठ के पूरे देश ने आपके लिए ट्रेंड किया। आप समझते हैं कि आप उस व्यक्ति के नहीं हुए, अपने कौम का। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही के धर्मगुरु कह रहे हैं। जरा क्या कह रहे हैं वो सुनिएगा। इंसान अकेला कभी आगे नहीं बढ़ता। माँ बाप की तरबियत होती है, उसमें रिश्तेदारों का हाथ होता है, उसमें असातिज़ा का हाथ होता है। कई ऐसे हमदर्द होते हैं जो उस गुर्बत में, उस परेशानी में, उस कमजोरी में हमारा हाथ थामते हैं। याद रखो, एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। अपने एक एक मोहसिन को याद रखो, उनके लिए दुआएं करो। बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो रब का शुक्र कैसे अदा करेगा? तो हमेशा शुक्रगुजार और मेहरबान रहना चाहिए। ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो अपने रब का ना हुआ, जो अपने धर्म का ना हुआ, वो विनय दुबे का कैसा हो सकता है। भगवान आपको हमेशा से स्वस्थ रखे, हमेशा से आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार दिन रात तरक्की करें, आप लोग हमेशा सुख शांति में रहें। बस इतनी सी दुआएं मैं अपनी तरफ से देता हूं और कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपका और मेरा आमना सामना ना हो, क्योंकि मैं आपकी झुकी हुई नज़र अपनी आंखों से नहीं देख सकता। आप मेरे लिए एक रोल मॉडल थे। उत्तर प्रदेश में प्रताड़ना से उभर के आया हुआ एक चेहरा थे, मेरे प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन आपकी हरकतों की वजह से आज आप और आपका पूरा परिवार मेरी नज़रों के सामने गिर गया है। एक चंद कुछ पैसों की लालच में आप लोग इतना गिर जाओगे और इस तरह की राजनीति करोगे, मैंने कभी अपेक्षा नहीं किया था। जिन करोड़ों लोगों ने आपके लिए दुआएं की, उसको छोड़ के आप सारा का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को दे देते हैं, जो कि लास्ट के आखिरी 10 दिनों में आए हैं। उनको पता था कि अगले 10 दिनों में ये छूट जाएंगे और आप जाके उनकी गोद में बैठ गए। मैं आपको आगामी राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपको विधायक बनाए, राज्यसभा लोकसभा में बिताए, क्योंकि आप जैसे लोगों की देश की ज़रूरत है। लेकिन आज आपकी जो वास्तविकता है वो देख के कहीं ना कहीं हर भारतीय अपने आप को सोचता होगा कि उसने किस बेवकूफ़ के लिए अपनी रातों की नींद और अपनी ऊर्जा बर्बाद की है। और आप ही जैसे लोग हैं जिसकी वजह से हम जैसे हिंदू भाई मजाक का कारण बनते हैं। आपके एक बार मिलने से और ये हिसाब लेने से आपका कद छोटा नहीं हो जाता था, लेकिन आज जिस तरह से मुझे मजबूर हो कि ये सारी चीज़ें कहनी पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे कद आपका बहुत बड़ा होगा
और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विनय दुबे आगे भी अपनी मुहिम जारी रखेगा और आईपीएस संजीव भट्ट को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठाते रहेगा। मैं आप जैसा एहसान फरामोश नहीं हूँ कि उमर खालिद के लिए चुप हो जाऊँ, बाकी जो लोग जेल में बैठे हैं उनके लिए चुप हो जाऊँ, केवल अपनी मार्केटिंग करूँ, ऐसा विनय दुबे नहीं है। आपको जुर्म हुआ, आप यूएन चले गए, ह्यूमन राइट्स चले गए, लेकिन कभी भी आपके पास के दिल्ली में उमर खालिद जैसा व्यक्ति बंद है, उसके लिए आपको आवाज़ नहीं उठी, आपके पास समय नहीं है। लोग मुझे कहते हैं विनय जी वो जेल से आया, उसको समय दीजिए, परिवार में रहना है, उसकी वजह से वो नहीं आ पाया, वो डर रहा है योगी जी से, इसके लिए विनय जी से नहीं मिल पाया। उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति कांग्रेस के घर के अंदर सुरक्षित बैठा है, वो हर मामले पे विवादित बयान दे रहे हैं, वापस से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, दिन में 2 बार ट्वीट होती है, दिन में 2 बार वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। उनके पास एक छोटा सा ट्वीट करने का समय नहीं है कि उमर खालिद, उनका छोटा भाई भी जेल में है, ये खुद जेल में थे, इनके साथ मारपीट हुई तो वो अन्याय हो गया। खुद का जो दर्द है वो दर्द होता है, लेकिन दूसरे के कितने ही युवा बेटे, कितने ही सामाजिक कार्यकर्ता, कितने ही लोग आज भी जेलों में बंद हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी खुद की मार्केटिंग करनी है। तो आप करते रहिए, देश आपकी हकीकत देख रहा है। जिस तरह से आपने इस्लाम को आपने एक तरह से धब्बा लगाया, जिस तरह से आप मतलबी होके दूसरे जेलों में बंद होने के बाद जो लोग बंद हैं उनके लिए आप चुप रहे, आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती है? क्या वो हिंदू है इसकी वजह से? हमने तो कभी नहीं सोचा कि आप मुस्लिम हैं, हमें नहीं आवाज़ उठानी है। तो कहीं ना कहीं आपका ये छोटा जो दिल है और इतना जो नीचा आपका जो सोच है, वो दुनिया को पता चल रहा है। मैं भगवान से धन्यवाद करूँगा, आप आगे बढ़ो, सुख समृद्धि रहो। विनय दुबे अपनी काम करता रहेगा और आप जैसे लोग, भले आप धोखा दो, पीठ में छुरा भोंको, लेकिन विनय दुबे मदद करना नहीं छोड़ेगा। आप लोग तय करें कि मेरी गलती कहाँ है। मैं जानना चाहता हूँ देश से, कमेंट करें इस वीडियो में कि मेरी गलती कहाँ पे है, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जिसकी वजह से आज मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। क्या मुझे आगे से किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या मुझे कभी भी किसी मुस्लिम भाई के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ। कोई भी हिंदू भाई मुस्लिम भाई के बगल में खड़ा होना सोच नहीं सकता था, उस समय विनय दुबे आपके साथ मंचों पे अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए पूरे देश भ्रमण किया और आपके अंदर वो विश्वास रखा कि हम जैसे हिंदू भाई आपके साथ हैं। मैं जिस तरह से आप लोगों के साथ रहा हूँ और हमेशा मैं रहूँगा, मुझे किसी वोट की लालच नहीं है, मेरा कोई विधानसभा नहीं है, मुझे कहीं पहुँचना नहीं है, तो मेरे अंदर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बस एक इंसानियत है जो कूट कूट के भरी हुई है, एक ममता मेरे अंदर रहती है कि किसी का नुकसान ना हो। उसी के कारण मैं आप लोगों के बीच आता हूँ, अपनी बात रखता हूँ और आप लोगों भी दिल खोल के मुझे प्यार और मोहब्बत आशीर्वाद देते हैं। बस एक इंसानियत के नाते जुड़े रहें, इसके अलावा विनय दुबे की और कोई इच्छा नहीं है। मेरा जीवन बेदाग रहा है, मैंने कभी भी किसी को गलत तरीक़ों से नहीं देखा है। बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप तय करें कि यहाँ पे गलत कौन है और मेरी गलती क्या है, कृपया मुझे बताएं। मैं आगे भी अपनी काम करता रहूँगा, मुहिम चलाता रहूँगा। आप लोग इसी तरह अपना आशीर्वाद बना के रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।